हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले व्हाट इज़ बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी टर्म है और अब यू कैन से एक एम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि वो सारी टेक्निक्स आती है विच इज़ यूज टू ट्रीट द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो इसमें बेसिकली क्या जाता है, इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमें इसमें एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए थेरेपिस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल सच बिहेवियर्स विच आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड अनहेल्दी, जिसको कि चेंज करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएटर है। मतलब वो सारे बिहेवियर्स जो कि उस इंसान की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। एंड ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि हम जो भी बिहेवियर लर्न करते हैं वो जन्म से लर्न किए जाते हैं एंड वो अनलर्न भी किए जा सकते हैं, मतलब उनको चेंज भी किया जा सकता है। सो इसमें जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं, करंट प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाता है, नॉट ऑन द पास्ट प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इस बिहेवियरल थेरेपी में इस एम को लेके चलते हैं कि सारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, वो बिहेवियर्स जो कि इंसान के एडजस्टमेंट में, एडेप्टेशन में बाधा डाल रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो एक पोटेंशियली पॉजिटिव लाइफ जी सके और उनमें जो है डिज़ायरेबल बिहेवियर इंकलकेट कर सके और अनवांटेड बिहेवियर्स को एलिमिनेट कर सके। तो बेसिकली इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? स्कूल ऑफ थॉट मतलब किस पे आधारित है? ये आधारित है बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है विच वॉज एमर्ज इनटू द 20th सेंचुरी, जो कि बिलीव करते हैं कि हम जो भी लर्न करते हैं, हमारा जो भी बिहेवियर है वो हमारे एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं। और वो एनवायरनमेंट सब कुछ होता है, लाइक वी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, उस सबसे सीखते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, वो ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हम जो है बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये बिहेवियर थेरेपी ने और ज़्यादा तरक्की करी और उसके बारे में और रिसर्चेस हुई और लोगों ने भी इस पर प्रैक्टिस करनी शुरू हुई, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट टॉक ऑफ अबाउट द CBT। CBT क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये बहुत पॉपुलर है, इसको आज भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। इनका मेन फोकस ये रहता है कि इसमें दो एस्पेक्ट, एक है कॉग्निटिव, एक है बिहेवियरल। कॉग्निटिव मीन्स वो सारे थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाए जिससे कि ये मैल एडेप्टिव और मैल एडजस्टिव बिहेवियर हो रहा है। तो इसका फोकस क्या होता है? ऑन द पैटर्न ऑफ द थॉट्स। आपके थॉट के पैटर्न्स क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, क्या है, उस पर वर्क किया जाता है। एंड जो ट्रीटमेंट है, इट इज सेंटर्ड अबाउट योर थॉट्स एंड बिलीफ। आपका बिलीफ क्या है एंड वही थॉट और बिलीफ आपके एक्शन और मूड को डिफाइन करता है। इट सर्टेनली ये भी हम किस लिए यूज़ करते हैं? करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए करते हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म गोल उसमें यही रहता है कि एक ऐसी थिंकिंग डेवलप की जाए इंसान में, जिसको आप कहें कि पॉजिटिव अफर्मेटिव थिंकिंग की जाए, ताकि उसका बिहेवियर भी उससे डिफाइन होता है, उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो जिसकी वजह से उनका जब थॉट चेंज होगा, जब उनकी सोच चेंज होगी, तो उसी प्रकार से उनका व्यवहार भी चेंज होगा। इस सिद्धांत को लेके CBT काम करती है और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्लाइंट को हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी। ना यहाँ पे क्या है? प्ले थेरेपी डाल दिया। ये यूजुअली बच्चों के लिए काम आती है। जब बच्चों को एक स्किट, एक ड्रामा, एक प्ले में इन्वॉल्व किया जाता है और देखा जाता है, इंसाइट ली जाती है कि बच्चा जो है किन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहा है, किन चीज़ों को बारे में बात नहीं करना चाह रहा है या एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर कह लीजिए सेक्सुअल अब्यूज़ का केस है, तो व्हेन वील टॉक अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ डॉल, या फिर तब वो जो बहुत हेजिटेंट हो जाएगा, वो जो बिहेवियर है वो थेरेपिस्ट जो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करता है ताकि बच्चे की जो भावना है उसको समझा जा सके। तो इसमें थेरेपिस्ट क्या करते हैं? टॉयज़ यूज़ करते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करे या फिर कुछ और भी प्ले माध्यम से उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जाती है। इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत इंटर रिलेटेड होता है व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन, ताकि बच्चे
और पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हों, पेरेंट बच्चे की भावनाओं को समझ पाएँ और एक ये टीम वर्क करके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसको कि ACT भी कहा जाता है। अब ACT में क्या है, इसमें बिहेवियरल एनालिसिस किया जाता है। बिहेवियरल एनालिसिस किया जाता है, अगर इसको हम CBT से कंपेयर करें तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट ये है कि एक रिलेशनल फ्रेमवर्क बनाता है बिटवीन द मेंटल प्रोसेस एंड द ह्यूमन लैंग्वेज। और यहाँ पे मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन लैंग्वेज के में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है, लैंग्वेज का मतलब है कि जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा सोचते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें, इस चीज़ पे ये काम करता है। लाइक इन ACT पीपल आर टॉट माइंडफुलनेस स्किल्स। मैंने माइंडफुलनेस स्किल से क्या मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल उनको एफर्मेशन सिखाना, पॉजिटिव बोलना सिखाना। जैसे कि कोई वेट लॉस करना चाहता है तो उसको रोज़ बोलेंगे कि आप रोज़ सुबह उठ के 10 टाइम्स बोलो कि आज मैं वेट लॉस करूँगी, आज मैं इसके लिए रनिंग करूँगी, आज मैं इसके लिए जॉगिंग करूँगी, राइट। तो ये माइंडफुलनेस क्या आते हैं, उसको इंसाइट आती है कि उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिलती है और उसको करना क्या है ना, उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस मिले, अंदर से उसको आवाज़ आए, जिससे कि उसको एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजीज हो। एक्सेप्टेंस मतलब ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा 10-15 किलो ओवरवेट हूँ, उसको एक्सेप्टेंस आ जाए, समझ में आ जाए है, बट मुझे इसको कम करना है। कैसे कम करना है, वो डायरेक्शंस भी उसको पता चल जाएंगे। और उसमें क्या है, उसको साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द कमिटमेंट एंड द बिहेवियर चेंज। कमिट करना कि हाँ मुझे अगले 2-3 महीने में 10-15 किलो वजन कम करना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाउ दिस ACT वर्क्स। एक रिलेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिससे जैसे कि CBT में थॉट प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज, एफर्मेशंस लिखना, डायरी में रोज़ उसको लिखने के लिए देंगे कि आप 10 टाइम्स लिखो और इसको आप फॉलो करो। दिस इज हाउ ACT हेल्प्स। नेक्स्ट इज द डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी, जिसको कि DBT भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, इट वाज यूज्ड बाय द डॉक्टर मार्शल लेनिन। एंड उन्होंने किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था, इट इज़ वेरी मच यूज फॉर द सिम्टम्स ऑफ द BPD, दैट इज द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। एंड उसमें जो इमोशनल रेगुलेशंस की प्रॉब्लम होती है, लाइक उनमें सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन होता है, पर्सनल रिलेशनशिप, तो उन केसेस में DBT जो है बहुत हेल्पफुल रही है। स्पेसिफिकली BPD के लिए यूज़ किया गया, बट इसको अदर कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोसाइटल कंडीशंस, डिप्रेशंस एक्सेट्रा। तो इसके क्या है, बेसिकली 4 एलिमेंट्स है, या आप इसको 4 मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन इज द कोर माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है मैंने जस्ट आपको समझाया। नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिलेशनशिप विद अदर्स एंड योर सेल्फ। देखो फ्रेंड्स, IPR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली में हो तब भी आपको एक फैमिली में घुल मिल के रहना होता है। यू नो व्हेन टू स्पीक एंड यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप योर टंग टू टॉक। मतलब कहीं कहीं जगह आपको रुकना भी होता है, कहीं कहीं आपको एक्सप्रेस भी करना होता है। ये सब क्या पार्ट होते हैं इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के, कि मेरे को कब बोलना चाहिए कि मेरी जो है बातों की वैल्यू हो, और मुझे कब नहीं बोलना चाहिए कि मेरा साइलेंस भी मैटर करता हो। और ये चीज़ जो है सब जगह इम्पॉर्टेंट हो जाती है आजकल के टाइम में, बीट इन फैमिली, ऑफिस, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो ये सब जो है DBT में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब क्या है, कहाँ हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं एंड कहाँ होल्ड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगर सबको आता है, गुस्सा सबको आता है, बट उसका सही तरीका क्या एक्सप्रेस करने का। आप देखो बॉस के सामने आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते, बट जैसे घर पे आओगे अपने छोटे बच्चे को थप्पड़ लगा दोगे, यू विल एक्सप्रेस इट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू शुड एक्सप्रेस योर एंगर इन सच अ वे दैट आपको जो कंड्यूसिव रिजल्ट दे। मतलब आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो ना, तो लोग आपसे इम्प्रेस हो कि अच्छा ऐसा गुस्सा किया, बट इसने गुस्से में भी मेरे साथ ऐसा किया है। सो अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो आपका IPR ही अच्छा बनाता है। तो आपके इमोशंस कंट्रोल करना आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं। उनको लगता है मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। अपने इमोशंस पे कहाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल कंट्रोल करके रखें, नहीं, कंट्रोल भी करके नहीं रख सकते, क्योंकि एक दिन वो वेंटिलेट आउट होंगे, और वेंटिलेट अगर गलत तरीके से होगा तो यू विल बी इन सूप, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। सो एक इमोशनल रेगुलेशन करना सिखाते हैं इन DBT। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, की जब स्ट्रेस है उसको टॉलरेट कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, हैप्पीनेस एंड सैडनेस दे आर बोथ
दे बोथ आर फेजेस ऑफ सेम कॉइन। हमारी लाइफ में हमेशा सुख नहीं रहते, हमेशा दुख नहीं रहते, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप दुख को कैसे हैंडल कर पाते हो। मेरा मतलब है डिस्ट्रेस और स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाते हो, कैसे आप टॉलरेंट कर पाते हो कि आपकी नॉर्मल लाइफ में इतना उथल पुथल ना मचाए। ये सब डीबीटी में सिखाया जाता है। तो बेसिकली डीबीटी क्या सिखाता है, ये आपको सिखाता है कि ऑल द स्किल्स, ऑल दी वो प्रैक्टिसेस जो कि आपको कोप करना सिखाते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना सिखाती है। नेक्स्ट इज द REBT एंड सोशल लर्निंग। ना REBT इज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें भी थेरेपिस्ट इज टेंड टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ फीलिंग, और उसको रियलिस्टिक और रैशनल थॉट सिखाया जाता है। अब इसको आप कैसे समझोगे, आप उसको ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि गुस्सा आपको ऑफिस में आया था बट आप अपने बच्चे को डांट रहे हो, तो इसमें रैशनल थॉट आप क्या सोचेंगे। आपको ये रैशनल थॉट सीखने की या प्रैक्टिस करने की आती है कि देखो प्रॉब्लम ऑफिस पे हुई थी तो ऑफिस में छोड़ के आता हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ क्यों डिस्टर्ब करूँ, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूँ। तो ये जो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को रैशनैलिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ ज्वाइन करके आप जो है उसको करें, ताकि आपकी जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में रहें और रियलिस्टिक तरीके से आप जो है किसी भी सिचुएशंस को डील कर पाएँ। नेक्स्ट इज द सोशल लर्निंग। ना सोशल लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, बचपन से ही हम जो हैं दूसरों को देख के ही लर्न कर पाते हैं, है ना। बड़ा बच्चा जो है अपनी मम्मी को माँ माँ कह रहा होता है तो छोटा बच्चा जल्दी सीख जाता है, वो भी माँ माँ करने लग जाता है। अगर बड़ा बच्चा फर्स्ट ईयर से जंप कर रहा होता है तो छोटा बच्चा भी करने की कोशिश करता है ना। तो ये सारी इमिटेशन से, ऑब्जर्वेशन से हम लर्न करते हैं। हमें रिवॉर्ड क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये समझ में आता है ना। अगर बड़ा बच्चा जो है मम्मी उसको डांटती है फॉर एनीथिंग, लाइक अपना रूम गंदा करने के लिए डांटती है, तो छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, मम्मा जो है रूम गंदा करने पे डांटती है ना। बट जब वही बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसको मम्मा चॉकलेट देती है, तो वो रिवॉर्ड है। तो ये सब जो है सोशल लर्निंग थ्योरी से सीखा जाता है एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर किड्स। जो पेरेंट्स, टीचर्स यूजली ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करते भी हैं। नेक्स्ट इज अ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो इसका जो मेन सिद्धांत है जिस पे काम करता है, क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम करता है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग जिस पे किसने काम किया था, हमारे इवान पावलोव ने काम किया था। तो इसमें क्या क्या हम ट्रीट कर पा सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फोबियाज एंड फियर्स इस पर काम किया जाता है एंड बेसिकली जो हमारा डर होता है, जो हमारे अनकॉन्शियस में बैठा होता है, उसको रिलीव कराने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली इसमें जो ट्रिगरर होते हैं ना, जैसे कि एकदम से हम बहुत सारा पानी देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिया होता है, तब तो हम एकदम डर जाते हैं, या हाइट पे जाके हम घबराने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो उन सारे सेंसिटिव केसेस को लेस सेंसिटाइज करके, है ना, उनकी जो उत्तेजना है उसको कम करके हम डिसेंसिटाइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्लाइंट को क्या सिखाते हैं, हम सिखाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, और भी बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ताकि जब हम उनको ट्रिगरर से एक्सपोज कराएं, लाइक हाइट से, वाटर से, उनके डर से एक्सपोज कराएं, वो अपनी एंग्जाइटी को कूल कर पाएँ। एंड ये हम धीरे धीरे करते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 12 सीढ़ियों पे चढ़ के उसको डर लगने लगता है हाइट से, तो हम क्या करेंगे, शुरू में उसको 4 हाइट जो मतलब 4 स्टेयर्स तक चलाएंगे, फिर 6, फिर उनको बोलेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रिलैक्स, ये 1-2 दिन करेंगे। फिर उसको नेक्स्ट मतलब सेकेंड और थर्ड डे क्या, उसको 10th स्टेयर्स पे चढ़ा देंगे एंड तब उसको एंग्जाइटी बोलेंगे, अगर हो रही होगी तो उसको बोलेंगे यूज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्स होइए। नेक्स्ट 4th डे पे क्या करेंगे, उसको 12th सीढ़ी पे चढ़ा देंगे एंड तब हम देखेंगे उसका रिएक्शन क्या है, एंग्जाइटी है, कहीं पैनिक डिसऑर्डर में तो नहीं जा रहा है। उसको वो जो अपने रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई थी उसको हम बोलेंगे वो यूज़ करें एंड धीरे धीरे जो है उसको हम डिसेंसिटाइज करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर द फोबियाज। नेक्स्ट इज द एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। एवर्जन थेरेपी जिसको कि एक नेगेटिव थेरेपी भी बोला जाता है। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली
एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को प्लेजेंट स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कराया जाता है। अब आपको कहेंगे वो कैसे किया जाता है। देखिए, जब अल्कोहल पीते हैं लोग, क्यों पीते हैं अल्कोहल? क्योंकि एक प्लेजेंट फीलिंग आती है, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, दे फील हाई। बट अगर वो ही अल्कोहल पी के वो वॉमिट करने लगे तो वो अनप्लेजेंट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर में क्या करते हैं, उनको डाइसल्फिराम देते हैं, दैट इज़ अ मेडिसिन। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे वो अल्कोहल पिएगा इंसान, पेशेंट, तो वॉमिट करता है। तो क्या होता है, ये कोरिलेशन हो जाता है कि भाई अल्कोहल पीना तो पहले एक प्लेजेंट था, पहले अच्छा लगता था, बट आप पीता तो वॉमिट है। तो ये एवर्जन थेरेपी का मेन सिद्धांत यही होता है कि प्लेजेंट जो होता है उसको अनप्लेजेंट से हम रिप्लेस कर देते हैं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, वो जो एडिक्शन है, वो छूट जाए। नेक्स्ट इज इट टोकन एनिमीज एंड इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल मॉडलिंग। टोकन इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये यूजुअली पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अबाउट द रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, जो बिहेवियर, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो प्रेफर्ड बिहेवियर हमें चाहिए होता है बच्चों से, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं। कैसे? हम उनको टोकन देते हैं। जैसे कि आज आपके बच्चे ने अच्छा काम दिया, आप बोलोगे ओके बेटा आज 1 पॉइंट कमाया है आपने, और जब आपके 10 पॉइंट्स टोटल हो जाएंगे तो यू विल गेट अ पिज़्ज़ा पार्टी। ओके, तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा कि वो 10 टोकन जीत ले ताकि उसको एक पिज़्ज़ा पार्टी मिल जाए। ये यूजुअली जेल में भी किया जाता है कि जो जेल में होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, और अगर बच्चा बिहेवियर शो करते हैं तो उनको 1 टोकन दिया जाता है कि अच्छा आज तुम जो है अपना फ्री मतलब अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर सकते हो, या अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात कर सकते हो, लाइक दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमीज। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल मॉडलिंग। ना ये टेक्निक क्या है, इट इज़ अ टेक्निक जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, मतलब लोगों को दिखा के अपना उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यूजुअली पेरेंट्स बोलते हैं ना, उसको देखो वो तो अच्छा पढ़ रहा है, उसको देखो वो तो टेनिस अच्छा खेलता है, मतलब न्यू स्किल्स सिखाना, मॉडलिंग करना। एंड दिस इज़ बाय द ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा आपका जो बड़ा भाई है वो तो बहुत अच्छे से टेनिस प्ले करता है, आप उसके साथ खेलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से, है ना, लाइक पेरेंट्स अगर जो बोल रहे होते हैं अपने बच्चों को, अगर वो खुद करें तो बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं रादर देन टेलिंग देम। अगर उनको बोलते रहोगे टीवी मत देखो, बट आप जो है खुद टीवी देख रहे हो, खुद फ़ोन देख रहे हो, तो बच्चा नहीं मानेगा। आप बच्चे के सामने खुद करो, फ़ोन टीवी ऑफ करके उसके साथ खेलो, तो बच्चे को भी समझ में आएगा। दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर मॉडलिंग। नेक्स्ट इज द एक्सटिंक्शन एंड फ्लडिंग। नाउ एक्सटिंक्शन मतलब किसी भी बिहेवियर को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो उस काम को करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें बहुत फेमस एग्जाम्पल है टाइम आउट का। टाइम आउट मतलब टाइम निकल गया, आप वो सिचुएशन से हटा दो। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का टाइम दिया था आपने बच्चे को टीवी देखने का, नाउ टाइम इज अप, यू स्विच ऑफ द टीवी, तो वो बिहेवियर जो टीवी वॉच करने का वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टाइम आउट। नेक्स्ट इज द फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब हम एकदम से किसी डर को, जो डर है उसको एक्सपोज कर देना, ट्रिगर कर देना। यूजुअली जैसे कि फोबिया से मैंने अभी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बताया था, वो धीरे धीरे बताया था, बट फ्लडिंग में क्या, जैसे किसी को छिपकली से डर है, उसके सामने एकदम छिपकली ला देना, रबर की छिपकली ला देना, प्लास्टिक की, और उसको वो देखेगा और फिर आप उसको दिखाओगे, देखो कुछ भी नहीं है, तो है ना, रबर का है, फिर उसका जो है जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बट इसमें जो है एक डर रहता है कि वो पैनिक अटैक में भी जा सकता है, या उसको एंग्जाइटी इतनी ना हो जाए, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को एस्केप करे या अवॉइड करे। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि इसका फ़ायदा वो भी ले सकें। मुझे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।